Good morning प्यारे बच्चों. I am Lakhan Kumar, your physics teacher. Today we will discuss about the chapter gravitation of your physics book. And in part first we have to read about the gravitation force and gravity acceleration. Let we read about it. Gravitation. Gravitation is an natural phenomena by physical bodies attract each other. मतलब हमारी नेचर में जितनी भी फिजिकल बॉडीज़ यानी बॉडीज़ प्रेजेंट है दे अट्रैक्ट विद ईच अदर. छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, डजेंट मैटर, दे अट्रैक्ट विद ईच अदर. ओके. और न्यूटन्स फोकस्ड ऑन हिज अटेंशन ऑन द मोशन ऑफ द मून अबाउट द अर्थ. ओके. कि अर्थ के अराउंड जब मून जो है वो मूव करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो वो किस तरीके से मूव करता है. He declares that the laws of nature that operating between earth and the apple is same as the laws operating between the earth and moon. वो कहते हैं कि जैसे पृथ्वी जो भी है या अर्थ जो भी है उसके ऊपर हमारे पास अगर जो एप्पल है वो फॉल हो रहा है तो वो उसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से हो रहा है जिस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. ओके. He calculated the acceleration due to the gravitation on Earth to be 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. उसने एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लिया कि ड्यू टू ग्रेविटेशन अर्थ के सरफेस के नियर अबाउट ग्रेविटी एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये समझ में आ गई. तो जो भी बॉडीज़ हैं या नेचर में जो भी बॉडीज़ प्रेजेंट हैं उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है एंड दैट अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशन फोर्स. ओके. और जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू दिस इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद 1/r स्क्वायर. ओके. कि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है उसका वो क्या होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना कम होगा, जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ही ज़्यादा होगा. ओके. तो ये इसके ऊपर और डिपेंड करता है. जो फोर्स हो गया इसका मतलब क्या हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दो चीज़ों की. जैसे एक्सेलरेशन तो 1/r स्क्वायर की होगी तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की. ओके. तो बाय द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू द अर्थ मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द बॉडी. ओके. मतलब कोई जैसे ऑब्जेक्ट है वो अर्थ को जितने फोर्स से अट्रैक्ट, अर्थ जो है जितने फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है उतनी फोर्स से ऑब्जेक्ट भी अर्थ को उसकी ओर अट्रैक्ट करता है. ओके. और दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं. देयरफॉर दिस फोर्स शुड आल्सो बी प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द अर्थ. दस द फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. क्लियर. तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा. जब हम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे देयर विल बी अ कांस्टेंट दैट इज जी and g is called the universal constant of gravitation and its value is found to be 6.67 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर. ये इसकी वैल्यू फिक्स है. जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हर जगह इसका वैल्यू फिक्स होगा और वो इतना होगा. क्लियर. अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है कोई अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है और उतनी ही फोर्स से ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट की साइड क्यों नहीं मूव करती और ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की साइड क्यों मूव करता है. उसका रीज़न है इनर्शिया. हमारे पास जो अर्थ है वो एक हैवी मास है तो उसका मूव करना मतलब इतने कम फोर्स से इम्पॉसिबल है. बट इतने कम फोर्स से एक लाइट वेटेड ऑब्जेक्ट का मूव करना पॉसिबल है. ओके. तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक ट्रक है पूरा भरा हुआ उसको मैं एक थ्रेड से खींचूँ. ओके. और थ्रेड से अब मैं उसको या फिर उसको रस्से से बांध करके मैं खींचूँ तो मैं खींचूँगा तो ट्रक नहीं खींचेगा. लेकिन ट्रक अगर खींचता है तो उतने ही फोर्स से तो ईजिली मैं उसकी ओर चलना शुरू कर दूँगा. नेक्स्ट वन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन और दैट द ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज एक्सप्लेन द ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ. ओके. मतलब ये इसका एविडेंस है कि अर्थ जो है वो मून सन के अराउंड मूव करती है और जो मून है वो अर्थ के अराउंड मूव करता है. दैट इज़ द एविडेंस ऑफ दिस लॉ. द टाइड्स आर फाउंड इन द ओशन ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून. जो टाइड्स आते हैं सी के अंदर वो भी क्या होते हैं किसकी वजह से होते हैं ओशन के अंदर.
वो भी अट्रैक्शन फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स किसके बीच में, अर्थ और मून के बीच में। द वैल्यू ऑफ जी कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द ऑर्बिट्स एंड टाइम पीरियड ऑफ एन सैटेलाइट। जो वैल्यू ऑफ जी है वो हमारे लिए ऑर्बिट की रेडियस और ऑर्बिट का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करता है। क्लियर। नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ग्रेविटेशन लॉ। फर्स्ट, द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू मासेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इन्वर्टिंग मीडियम। ओके, मतलब ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि दोनों के बीच में कौन सा मीडियम प्रेजेंट है, एयर हो वाटर हो डजेंट मैटर, वो इंडिपेंडेंट होता है इस मीडियम के। क्लियर। द म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर इक्वल एंड अपोजिट। ओके, मतलब दो बॉडीज़ के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो इक्वल और अपोजिट होगा। और नेक्स्ट वन, ग्रेविटेशन फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी एक्शन और रिएक्शन के लॉ को फॉलो करता है। द ग्रेविटेशन फोर्स इज एन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका मतलब इसमें टोटल वर्क डन इन अ कंप्लीट पाथ ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स ओनली फॉर पॉइंट मासेस। ये पॉइंट मासेस के लिए ही यूजफुल है। ठीक है, अब इतने बड़े अर्थ तो पॉइंट मास नहीं मान सकते, लेकिन पूरा का पूरा मास जो है वो इसके सेंटर पे सेंटर्ड मान सकते हैं, और मून का भी। तो अब इन दोनों के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर। द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस इज अ सेंट्रल फोर्स। ओके, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ओनली ऑन आर एंड हैज़ नो एंगुलर डिपेंडेंस। ओके, मतलब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आर की, यानी दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। एंगुलर डिपेंडेंस नहीं है कि एंगल चेंज होने पे उसका वैल्यू भी चेंज हो जाए, ऐसा नहीं है। द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ देयर अदर बॉडीज़। ओके, मतलब इन दोनों बॉडीज़ के बीच में जितना भी ग्रेविटेशन फोर्स है वो किसी और बॉडी के प्रेजेंट होने से इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर, इंडिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट वन, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ओके, तो मतलब अगर ग्रेविटेशन फोर्स है तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन जनरेट होता है, और ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटी एक्सेलरेशन बोलते हैं। एंड वी हैव टू डिराइव द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, इसके लिए हमने एक मास पोज किया एम इज सिचुएटेड आउटसाइड द अर्थ एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर। ओके, ये सेंटर से डिस्टेंस है, ये चीज़ याद रखना। यानी मान लो ये अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस है। क्लियर, तो ये चीज़ याद रखना। इसका मतलब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आर और एक अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर है, तो आर इज इक्वल टू आर प्लस एच, ऐसा है। क्लियर, तो इसका मतलब ये किस किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा वो मैं बता देता हूँ। एक तो हमारे पास एफ जो होगा वो इक्वल्स टू क्या होगा, एम अपॉन आर स्क्वायर है। ओके, एम अपॉन आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और एफ इज इक्वल्स टू एम जी होता है, तो उसकी बेसिस पर हम कर लेंगे। ओके, एफ इज इक्वल्स टू एम जी, तो दोनों साइड पे पुट करोगे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू। ये थोड़ा सा रॉन्ग है, ये मैं इसको सही कर देता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक है। जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर आएगा ये, है ना। ये हमने पीछे निकाला था ग्रेविटेशन फोर्स कि मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। ओके, स्क्वायर आ जाएगा। अब वी नो दैट अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज एफ इज इक्वल टू एम जी। ओके, एम ए होता है वैसे तो, लेकिन ए इज रिप्लेस बाय जी बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो यहाँ पर जब हम एम से एम कैंसिल करेंगे तो जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी जी जो है वो जी एम मास ऑफ अर्थ और रे डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जी और एम तो कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, बाय द अबव इक्वेशन वी कैन से दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। मतलब ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ किस पे डिपेंड है कि डिस्टेंस कितनी है, बाकी सब चीज़ें तो कांस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वन, तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, इसी से हमने वैल्यू निकाली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसी को ही कैलकुलेट करके। नेक्स्ट वन, अब हम देख लेते हैं कुछ एक क्वेश्चंस बेसिस ऑन दैट। डिटरमाइन द मास ऑफ अर्थ यूजिंग द नॉलेज ऑफ जी। ओके, एंड जी एंड आर इज इक्वल टू दिस। ओके, तो ये मीटर में है, ये मीटर में है। वैसे तो मतलब 6 × 10⁻⁶ लेते हैं मीटर, बट यहाँ पर कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ली है 6.36 × 10⁻⁶, यानी ओके 6.4 लेते हैं हम एग्जैक्टली ना, तो यहाँ पर 6.36 लिया हुआ है, 6.4 लेते हैं,
अप्रोक्स 6400 किलोमीटर्स, और मीटर में इतना, तो ये आ जाएगा। तो वी नो दैट ग्रेविटी एक्सेलरेशन जी इक्वल्स टू दिस, एंड व्हेन वी कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम इज इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर, इसको यहाँ पर ले आए और इसको यहाँ पर, ये आ जाएगा। व्हेन वी पुट द वैल्यूज ऑफ all variables, then we can gain the answer 5.96 और 97 इंटू 10⁻24 kg। ओके, तो ये जो है, ये जो है, कैवेंडिश वाज द फर्स्ट पर्सन दैट कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ, बिकॉज द ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। ओके, कि कैवेंडिश ने सबसे पहले जो है अर्थ का मास निकाला था, क्योंकि जी का वैल्यू भी उसी ने सबसे पहले निकाला था। तो एक एक्सपेरिमेंट है कैवेंडिश का, जिसके अकॉर्डिंग उसने ये कैलकुलेट किया था, तो वो आपकी एनसीईआरटी बुक में है। ओके, तो वो आप देख सकते हैं। तो कैवेंडिश ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कैपिटल जी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसमें सब रोल कैपिटल जी का है ना, बाकी सब तो हमने कैलकुलेट कर लिया। कैपिटल जी हमें पता होता तो हम बाकी सब कैलकुलेट कर सकते थे। तो कैवेंडिश ने वो किया और फिर मास कैलकुलेट किया। नेक्स्ट वन, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी एक्सेलरेशन भी वो है, वो चेंज होता है। किन किन चीज़ों से चेंज होता है? रिस्पेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, यानी कितनी हाइट पर हम अर्थ सरफेस से जा रहे हैं, एल्टीट्यूड पे डिपेंड करेगा। ओके, और तो कितनी हाइट पर हम जा रहे हैं, तो इसके लिए हमने एक पॉइंट कंसिडर किया है, पी अबव द अर्थ ऑफ सरफेस, अर्थ सरफेस एट द डिस्टेंस ऑफ एच, एंड जी विल बी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट कितना है, एच, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, आर। तो ये पॉइंट हो गया एम मास का। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगा एट द अर्थ सरफेस। अब हम एट पॉइंट एम या फिर पी देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, अब डिस्टेंस चेंज होके होगी आर प्लस एच होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने रेडियस जो है अर्थ वो स्मॉल आर कंसिडर की है, तो ये स्मॉल आर देख लेना। ओके, तो ये आ जाएगा डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जीएम से जीएम कैंसिल आउट हो जाएगा और आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ओके, तो इट इज़ द कंप्लीट कंपैरिजन ऑफ दिस। ओके, बट अगर हम इसको स्मॉल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लाइक अर्थ के सरफेस के नियर अबाउट, ये तो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हो जाएगा जब किलोमीटर्स में हाइट हो, लाइक 1 किलोमीटर नहीं, 6400 किलोमीटर रेडियस अगर अर्थ की है, तो इतना ही डिस्टेंस हो, यानी 5000 किलोमीटर हो, 6000 किलोमीटर हो, तो इतना हो तो, या फिर 3200 किलोमीटर्स हो, तो इतना हो, तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सबके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर नियर अबाउट हो, लाइक 100 मीटर अबव द सरफेस, 200 मीटर अबव द सरफेस, 50 मीटर अबव द सरफेस, देन वी हैव टू चूज़ द फॉर्मूला दैट फॉर द लिटिल स्मॉल क्वान्टिटीज़। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आर कॉमन लिया नीचे से, तो आर कॉमन लिया तो बाहर स्क्वायर है, तो स्क्वायर भी कॉमन हो गया, तो 1 प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर। ओके, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा पावर नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर? अब ये पावर की जो नेगेटिव है, इसको हम बायनोमियल थ्योरम से करेंगे। तो बायनोमियल थ्योरम आप सभी को याद होगी कि 1 प्लस एक्स एन है ना, ऐसा कुछ था, याद है क्या? 1 प्लस एक्स टू पावर एन या माइनस एन इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स, और उसके बाद जो आता है एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर आता है। तो हायर पावर्स को हम नेग्लिजिबल मान लेंगे, क्योंकि एच बहुत ही स्मॉल है, तो एच अपॉन आर भी बहुत ही लेस देन 1 होगा। एच बहुत स्मॉल है, तो छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो बहुत स्मॉल वैल्यू आएगी, तो हम उसको नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं, बहुत छोटा। तो हायर पावर को नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेंगे तो 1 माइनस एन एक्स आ जाएगा। इसका मतलब सिंपली पावर जो है वो अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, -2h हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया। ये वैल्यू जो है हम यूज़ करेंगे किसके लिए, जब हाइट बहुत कम हो, लाइक 100 मीटर 200 मीटर इतनी हाइट पर हो अर्थ सरफेस, देन यू कैन यूज इट। बोथ द इक्वेशन 3rd and 4th शो द ग्रेविटी एक्सेलरेशन डिक्रीजेज एट द हाइट इंक्रीजेज। ओके, तो दोनों के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो 1 में से 2h का वैल्यू यानी कम होता जाएगा, इसका मतलब ग्रेविटी एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, यानी हाइट बढ़ने के साथ साथ ग्रेविटी एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है। क्लियर? इक्वेशन 3rd मस्ट बी यूज टू इन द न्यूमेरिकल्स व्हेन हाइट इज कंपैरिजन टू आर, मतलब कंपेरेबल टू आर, मतलब एच जो है वो आर के ऑर्डर का हो, लाइक 30,000 मैंने बता दिया था, 30,100 किलोमीटर या 3,000 किलोमीटर्स या 6,000 किलोमीटर हो तो हम करेंगे। और 4 जो है हम तब यूज़ करेंगे जब एच की वैल्यू बहुत आर से कम हो। वेरिएशंस ऑफ जी विद द रिस्पेक्ट टू द एल्टीट्यूड इज अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। देख सकते हो जैसे जैसे हम हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ग्रेविटी एक्सेलरेशन का वैल्यू कम होता जा रहा है।
क्लियर। नेक्स्ट वन, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ। पहले हाइट के अकॉर्डिंग देखा था, अब हम डेप्थ के अकॉर्डिंग, यानी कोई अर्थ सरफेस से डी डेप्थ में या एच डेप्थ में जा रहा है तो उसका अकॉर्डिंग क्या होगा। डी डेप्थ में हमने कंसिडर किया ये सेंटर है, तो यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है। हमने सरफेस से कितनी डेप्थ में गए, डी में, और टोटल डिस्टेंस कितना है, आर, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर माइनस डी। ओके, तो ये हम इसके अंदर कंसीडर कर लेंगे। कंसीडर अ बॉडी प्लेस्ड एट द पॉइंट डी बिलो द अर्थ सरफेस एट अ डिस्टेंस ऑफ टी, द जी विल बी, ओके, अर्थ सरफेस पे इतना होगा, ओके, और एम वॉल्यूम ऑफ स्मॉल आर लिया है यहाँ पर, रेडियस ऑफ अर्थ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ओके, मास हमने निकाला है अर्थ का, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्योंकि ये एप्रॉक्स स्फेयर है, स्फेयर के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम हो गया, और डेंसिटी हमने मान लिया कि अर्थ का कितना है, रो है। जो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हम ये आंसर आ जाएगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली आर बचेगा, ये एट द सरफेस है। अब डेप्थ के अकॉर्डिंग देखना है तो जी डी हमने कंसिडर किया है, तो ये वैल्यू आ जाएगा, ओके, एट द पॉइंट डी। अब इसी तरीके से हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि आर यहाँ पर आर माइनस डी हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर माइनस डी। ओके, इसको इक्वेशन में इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, कंपेयर हो जाएगा, जो कटता है उसे कट कर देंगे, और जी नहीं, रो आएगा, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/3 सब कुछ आर माइनस डी, और वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर कॉमन लिए है, ये आर कॉमन लिया, मैं बता देता हूँ, आर माइनस डी अपॉन आर, ये आ जाएगा, ओके। तो जैसे ही आप आर ऊपर कॉमन लोगे तो 1 माइनस डी अपॉन आर हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस आर को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर एलसीएम को सेपरेट करोगे तो 1 माइनस डी अपॉन आर, ये वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। तो क्लियरली जी इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन डेप्थ, ओके। अब देखो जैसे जैसे डी का वैल्यू बढ़ेगा तो 1 में से आर का वैल्यू कम होता जाएगा, इंक्रीज़ नहीं होगा, डिक्रीज़ होगा यार, मतलब जी का वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होगा अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन आर। ये कैसे होगा, जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर है, जैसे से डी का वैल्यू बढ़ेगा उतनी वैल्यू बड़ी होती जाएगी, और 1 में से उतनी बिग वैल्यू को हम माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो इसका मतलब जी डी का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो डिक्रीजेज इंक्रीजेज इन डेप्थ, ओके। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ग्रेविटी एक्सेलरेशन भी कम होता जाएगा, क्लियर। तो इसका मतलब अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे तब भी कम, नीचे आओगे तब भी कम, अर्थ सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू होगा इसका, है ना, ग्रेविटी एक्सेलरेशन का, क्लियर। नेक्स्ट वन, ये देख सकते हो, ये ग्राफ है ग्रेविटी एक्सेलरेशन का अकॉर्डिंग टू डेप्थ एंड हाइट, ओके। तो इधर चलोगे तब भी कम हो रहा है, और इधर जाओगे तब भी कम हो रहा है, और अर्थ सरफेस पे सबसे ज़्यादा है, क्लियर। द वेरिएशंस ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू द डेप्थ एंड हाइट of graph according to this, and the variations of g with respect to the height will never be zero, it will increases after certain height, okay। मतलब जो है कुछ हाइट के बाद ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। द वेरिएशंस ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू द डेप्थ विल बी ज़ीरो व्हेन द बॉडी इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ओके। मतलब हमारे पास क्या होगा कि जैसे वो सेंटर पे आएगा, अर्थ के सेंटर पे, ये इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि और किसी का ग्रेविटेशन फोर्स आ जाएगा, जैसे लाइक अदर प्लैनेट्स सन वगैरह का, तो इसलिए कभी ज़ीरो नहीं होता। लेकिन ये जो है ये सेंटर ऑफ अर्थ पे, अर्थ का जो सेंटर है उसके ऊपर जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, उसमें पुट करके देखा है हमने, है ना, फॉर्मूले में, तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट वन, वेरिएशंस इन एक्सेलरेशन ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ, ओके। मतलब अर्थ की शेप जो है वो कंप्लीट स्फेरिकल नहीं है, वो क्या है, एलिप्टिकल है, एलिप्टिकल लाइक इक्वेटर से वो थोड़ा सा स्प्रेड है, और जो पोलर जो डायमीटर है उसका थोड़ा सा कम है कॉम्प्रेस हवा से। तो अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्टली स्क्वायर, इट इज़ फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्क्स आउट एट इक्वेटर। तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर पे डिपेंड है, तो इक्वेटर के ऊपर क्या है, रेडियस ऑफ इक्वेटर इज़ ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ पोल्स बाय 21 किलोमीटर्स, ओके। मतलब लगभग जो है वो इतना अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो इतना है, इक्वेटर के ऊपर जो है वो 21 किलोमीटर ज़्यादा है, तो
तो इसका मतलब जी ई जो है इक्वेटर पे वो जी पी से ज़्यादा होगा, ठीक है। ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो होगा वो ग्रेविटी ऑफ पोल से ज़्यादा होगा। क्लियर। द वेरिएशंस ऑफ जी बिटवीन, यानी ये उल्टा लिख दिया ना, मतलब जब इक्वेटर के ऊपर ज़्यादा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये लेस देन आएगा, यानी ग्रेविटी एक्सेलरेशन इक्वेटर पे जो होगा वो पोल से कम होगा अप्रॉक्स। ओके, द वेरिएशंस ऑफ जी बिटवीन द पोल्स एंड द इक्वेटर इज अबाउट 0.5%। 0.5% का वेरिएशंस है इक्वेटर से। क्लियर। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, अर्थ सरफेस पे, और अर्थ सरफेस पे सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, पोल्स पे, क्योंकि पोल पे रेडियस कम होती है। क्लियर। तो इतना वेरिएशंस हमारे पास पोल्स के ऊपर देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड देख लेते हैं। टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर बाय द ग्रेविटेशन फोर्स इवन इफ दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. This interaction is called action at a distance. It can best explained in term of concept of field according to the field concept. Okay, मतलब हम ये इसको field concept से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि every mass modifies the space around it. This modified space is called gravitational field. ओके, मतलब हमारे जो भी कोई ऑब्जेक्ट है उसके अराउंड एक स्पेस को हम मॉडिफाई या एक्सप्लेन करते हैं, जिसके अंदर जिस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फील्ड बोलते हैं। व्हेन एनी अनदर मास इज प्लेस्ड इन दिस फील्ड, इस फील्ड में होता है, इट फील्स अ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू इट्स इंट्रैक्शन विद द ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, विद द ग्रेविटेशन फोर्स। क्लियर। तो इसका मतलब हमारे पास ये आ जाएगा, द स्पेस सराउंडिंग अ मटेरियल बॉडी विद इन which it gravitation force of attraction can be experiences a force of attraction towards the center of earth. ये डेफिनेशन होगी। ओके, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड वो स्पेस इसके अंदर अदर मटेरियल या अदर बॉडी जो भी होगी वो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगी टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ और सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ये अर्थ के लिए डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट वन, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, amount of work done in bringing a body from infinite to the given point in the gravitation field of the other. okay, मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से उसकी ग्रेविटेशन फील्ड में, किसी बॉडी के ग्रेविटेशन फील्ड में लाने के लिए जितना वर्क करेंगे, एंड दैट वर्क इज कंज्यूम इनटू इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका फॉर्मूला हमने डिराइव करना है, तो वर्क डन है तो पहले फोर्स देखना पड़ेगा, फिर डिस्प्लेसमेंट से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट। तो हमने सपोज किया एक ए पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट है। ओके, और इस ऑब्जेक्ट को हमने लिटिल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स दिया है, और यहाँ पर ए पर इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, एक्स है। ओके, तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास ये एच हाइट मानी है और रेडियस ऑफ अर्थ आर। तो हमने इसको इसके पी पॉइंट तक, यानी इसके ग्रेविटेशन फील्ड में पी पॉइंट तक डिस्प्लेस करना है ए से। तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, यानी हमने इस आर प्लस एच तक इसको डिस्प्लेस करना है। तो आर प्लस एच को हमने कंसिडर किया है एज आर। ओके, यहाँ पर क्लियर। तो इस पी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस इतना है, ये कैपिटल आर है। क्लियर। अब हमारे पास ये आ गया, तो पहले ए पॉइंट पे अपने इसका ग्रेविटेशन फोर्स देख लेंगे। तो जी एम एम अपॉन एक्स को, ये वैल्यू चेंज होती जाएगी, जैसे ये नज़दीक आएगा तो इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। इसका मतलब वेरिएबल फोर्स है, तो हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा डी एक्स, जिसके लिए स्मॉल वर्क हम कैलकुलेट करेंगे बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें वैल्यू पुट कर दिया, फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स। ओके, तो हमने जैसे ही इंटीग्रेशन किया तो यहाँ तो 0 to w आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी टू आर, क्योंकि हम इसको इन्फिनिटी डिस्टेंस से इस पॉइंट पर यानी आर डिस्टेंस तक हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। क्लियर, सेंटर से। तो इन्फिनिटी टू आर ऐसे बनाइए, इन्फिनिटी टू आर जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये इंटीग्रेशन हो गया, तो जी एम एम तो कांस्टेंट आउटसाइड आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो पावर नेगेटिव है। ओके, -2 हो जाएगी, और जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर -1 अपॉन माइनस ऐसे आएगा ना। इसका मतलब x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 कितना हुआ, x की पावर -1 अपॉन -1। -1 को तो हमने बाहर लिख दिया यहाँ पर। ओके, और x की पावर -1 यहाँ आ गया।
अब इसके अंदर अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम पुट कर देंगे, तो इन्फिनिटी टू आर। जैसे ही आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें पुट करोगे तो अपर लिमिट आर है और ये इन्फिनिटी है, तो 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, क्योंकि -1 पावर है ना, तो हम इसमें जब पुट करेंगे तो ये आ गया 1/r और 1/इन्फिनिटी। ठीक है, 1/r एंड 1/इन्फिनिटी। तो ये जैसे ही पुट करोगे तो 1/इन्फिनिटी का वैल्यू 0 होता है। ओके, क्योंकि 1/इन्फिनिटी दैट मीन्स 1/0, 0 ऊपर चला जाएगा तो 0.1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। दिस वर्क कंज्यूम इनटू इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस gm/r। अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास। यहाँ पर तो कंप्लीट बॉडी को हम डिस्प्लेस कर रहे थे, यहाँ पर यूनिट मास को डिस्प्लेस करेंगे इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन ग्रेविटेशन फील्ड। क्लियर। तो जैसे ही हम इसको पोटेंशियल एनर्जी को या वर्क डन को हम m से यानी ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट मास हो जाएगा। तो m से इसको जैसे डिवाइड करोगे तो m से m कैंसल आउट, तो ओनली बचेगा -gm/r। यानी अर्थ की मास और उसकी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि किस पॉइंट के लिए हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन, एस्केप वेलोसिटी। इफ़ वी थ्रो अ बॉल इनटू एयर, जैसे इसके नेम से एस्केप यानी बाहर निकलना, एस्केप कर जाना, इनटू एयर। ओके, अगर हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं एयर में, इट राइजेज टू अ हाइट, सर्टन हाइट एंड फॉल्स बैक। इफ़ वी थ्रो इट with a greater velocity, it will rise higher before falling down. If we throw with the sufficient velocity, it will never come back. It implies that it will escape from the gravitation pull of the earth. Okay, जैसे ही हम किसी बॉल को ऊपर उछालते हैं तो वापस नीचे आती है, अगर ज़्यादा वेलोसिटी से थ्रो करोगे तो और ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। इस तरीके से प्रोसीजर चलता रहेगा। जब हम इतनी वेलोसिटी से इसको थ्रो कर देंगे कि ये वापस नहीं आए, इसका मतलब वो इसके जो ग्रेविटेशन पुल है, अर्थ का खींचने की पावर है, उससे वो बाहर निकल जाएगा, एस्केप कर जाएगा। ओके, एंड द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू डू सो इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। इस चीज़ को करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी जो होगा दैट इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, ठीक है, ये डेफिनेशन क्या बनेगा, बिल्कुल सिंपल है। द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू थ्रो एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड इट नेवर कम बैक टू द अर्थ सरफेस इज नोन एज escape velocity। और हम ये बोल सकते हैं it will be escape from the earth surface, then it is known as escape velocity। Consider the earth to be a sphere of mass m and radius r with center O। हमने ये कंसिडर किया है, तो इसके अंदर देख सकते हो, तो हमने एक डायग्राम के थ्रू इसको बताया है कि स्मॉल स्पीड से हम थ्रो करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, फिर ज़्यादा स्पीड से थ्रो करेंगे तो फिर वापस आ जाएगा। ओके, तो अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से आप थ्रो करोगे तो ये क्या आ जाएगा, नीडेड टू एस्केप एन ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन पुल। तो इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से हमने इसको थ्रो कर दिया है कि ये ग्रेविटेशन पुल से बाहर निकल गया। और अगर और ज़्यादा वेलोसिटी से थ्रो करोगे तो ये और ज़्यादा आगे निकल जाएगा। क्लियर। तो ये हमने इसको डायग्राम से शो किया है। यूजिंग टोटल एनर्जी कॉन्सेप्ट वी कैन डिराइव द इक्वेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी। हम टोटल एनर्जी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इसका एस्केप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, एट एनी पॉइंट द टोटल एनर्जी मस्ट बी ज़ीरो। ओके, क्योंकि ये आउटसाइड ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ की ग्रेविटेशन पुल से जैसे ही बाहर निकल गया तो इसकी टोटल एनर्जी जो है वो कितनी होनी चाहिए, ज़ीरो। कि इतनी मिनिमम एनर्जी इसको मिल जाए कि इसकी सिर्फ अर्थ सरफेस से बाहर निकल जाए, तो बाहर निकलते इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाए और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाए, चाहे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इससे ग्रेविटेशन पुल से बाहर निकल जाए, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी मस्ट बी ज़ीरो। ओके, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इतना है, पोटेंशियल एनर्जी इतना है, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल शुड बी ज़ीरो। तो इसका मतलब ये आ जाएगा। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर वी से है, वी का मतलब एस्केप वेलोसिटी। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अब जैसे ही हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, तो माइनस के वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 जो है उधर बाकी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो वी ई का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय r। हमने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है r से, तो देखो ये हुआ 2gm/r। वैसे तो जनरल फॉर्मूला आ चुका है, लेकिन r से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा gm/r²। तो gm/r² क्या था, स्मॉल g, तो स्मॉल g r आ जाएगा, ये r यहाँ पर है। क्लियर।
तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी, वी कैन कैलकुलेट इट एट द फॉर द सरफेस। तो ये आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स, ओके, फॉर द अर्थ सरफेस से हम इसको थ्रो करेंगे तो इतनी स्पीड उसको चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा है। क्लियर? तो अब ये चीज़ एक क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, कैन यू टेल वाई मून हैज़ नो एटमोसफियर, एटमोसफियर क्यों नहीं है मून का? उसका रीज़न है ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ जी, द एस्केप वेलोसिटी इन द मून इज़ 2.8 किलोमीटर 38 किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि उसका ग्रेविटेशन पुल कम होता है। द एयर मॉलिक्यूल्स हैव थर्मल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी एंड देयरफॉर अप्रॉक्स 3 किलोमीटर या 3.5 ऐसे होता है कुछ, ठीक है। तो उसके एयर मॉलिक्यूल्स की जो थर्मल वेलोसिटी है उसके इधर उधर घूमने की काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, थर्मल क्योंकि टेम्परेचर से मिलेगी उसको, तो वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, इसकी ग्रेविटेशन पुल से क्रॉस कर जाएगी और इसका मतलब कोई भी मॉलिक्यूल अर्थ उसके मून सरफेस पे नहीं रहेगा। इट मीन्स देयर विल बी नो एटमोसफियर ऑन द मून सरफेस, ओके। तो इट इज़ द कंप्लीट नॉलेज ऑफ gravitation force, gravitation potential energy and escape velocity. If you have any kind of doubt then you can ask me in comment box. Thank you.